गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चे आप लोग अपने असाइनमेंट को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इससे पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग ने इस लेसन में पढ़ा था कि जीवों में विभिन्नताएं व समानताएं यानी समानता होते हुए भी विभिन्नताएं होती हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स से समान होते हुए भी डिफ़र करते हैं यानी भिन्न होते हैं, या कुछ भिन्न कैरेक्टर हमारे में भी पाए जाते हैं। इसको एक एक्टिविटी के द्वारा भी आप लोगों ने समझा था। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे पौधों में कि पौधों में क्या समानताएं विभिन्नताएं होती हैं। देखिए, पौधों में भी इसी प्रकार कई समानताएं व विभिन्नताएं होती हैं। एक ही जाति के पौधों में कई समानताएं जैसे पत्तियों का आकार, फूलों की संरचना आदि एक जैसी होने के बावजूद कई विभिन्नताएं होती हैं, जिससे आप एक ही पेड़ की दो एक जैसी पत्तियां ढूंढ नहीं पाते। क्या एक ही पौधों के दो बीज भी समान होंगे? अक्सर आपने देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आम का अगर पेड़ है तो उसकी पत्तियां सब एक जैसी हों। अगर आप उसको लेंगे तो उसमें कुछ समानताओं के साथ साथ विभिन्नताएं भी होंगी। तो क्या बीज भी विभिन्न होते हैं? यानी कि दो पौधों के बीज भी देखा जाए तो समान नहीं होते, कुछ कुछ विभिन्नताएं होती होंगी। इसको एक किसके द्वारा हम लोगों ने समझा था? क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी 2 के द्वारा समझेंगे। देखिए, एक मटर या सेम की फली के बीज का अवलोकन करें। यानी मटर, अगर आपको ईजिली मटर मिल जा रही है या सेम की फली, इन दोनों को देखकर क्या करें, उसको ध्यानपूर्वक केयरफुली देखें। क्या फलों में दो समान बीज दिख रहे हैं? यानी कि जो आपने फली लिया मटर की, अगर आप उसको बीज से फाड़ेंगे बच्चों तो उसमें दो समान तरह के बीज दिख रहे हैं, ये आपको चेक करना है। क्या बीजों में विभिन्नताएं भी हैं? अक्सर आप लोग घरों में देखते हैं, सब्जियां वगैरह आती तो मटर की फली को आप लीजिए और उसको क्या करिए, बीज से फाड़िए। फाड़ कर उसकी बीज को देखिए कि क्या इसमें जो बीज पाई जा रही हैं क्या सब समान समान है या कुछ विभिन्नताएं भी हैं। तो हजारों वर्षीय लोगों ने ऐसे विभिन्नताओं का अध्ययन किया और अलग अलग गुण वाले कई किस्म के पौधों को विकसित किया। मतलब हजारों साल तक बच्चों इस तरीके की स्टडी हुई। उन्होंने अलग अलग गुण वाले कई पौधों को विकसित किया। लोगों को पता था कि एक पीढ़ी के कई गुण दूसरी पीढ़ी या आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रकट होते हैं। लोग ये जान गए थे कि जो एक पीढ़ी के गुण हैं वो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और ये गुण जो है वो आने वाली पीढ़ियों में भी दिखते हैं। मगर सवाल ये था कि अलग अलग गुण पैदा कैसे होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चंस था कि जो जो गुण हैं ये कैसे पैदा होते हैं और किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको इस की अनुवांशिकी में गुण जो है वो कैसे पहुंचते हैं, इसका बड़ा योगदान अनुवांशिकी में मेंडल, क्रेग जॉक मेंडल साइंटिस्ट का था। उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। अगर अब आपसे कोई पूछे कि वेरिएशन क्या है तो आप आराम से कह सकते हैं एक ही जाति के जनकों की संतानों में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाए जाते हैं उन्हें विभिन्नताएं या वेरिएशन कहते हैं। फिर अनुवांशिकी यानी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। तो अनुवांशिकी के जन्मदाता कौन थे हमारे बच्चों? क्रेग जॉक मेंडल। उन्होंने 12 साल तक क्या किया था? अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर लगभग 10,000 प्रयोग किया था। क्रेग जॉक मेंडल ने 12 साल तक अपने मठ यानी ये में 10,000 प्रयोग किए थे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकी और मेंडल का योगदान। तो देखिए, गुणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए 19वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन होने लगे थे। यानी कि जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे पहुंचते हैं, दूसरी पीढ़ी कैसे पहुंचते हैं, इसको समझने के लिए 19वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन होने लगे थे। अध्याय फर्स्ट में हमने देखा कि डार्विन ने विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया और विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया था कि लेसन फर्स्ट में आपने पढ़ा है कि डार्विन ने विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया और विकास का सिद्धांत दिया, मगर वे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रक्रिया को नहीं बता पाए। लेकिन जो डार्विन थे बच्चों, वो किस तरीके से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षण पहुंचते हैं इसको बताने की प्रक्रिया को नहीं बता पाए। डार्विन और उनके समय के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे थे, जिनमें ग्रेग जोहन मेंडल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा।
यानी कि ग्रेग जॉन मेंडल का योगदान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। उन्होंने इस की जो अनुवांशिकी लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं। नेक्स्ट लाइन से, मेंडल ऑस्ट्रिया के एक मठ के पादरी थे। जो मेंडल थे, ग्रेग जॉन मेंडल, वो मठ के पादरी थे। उनको बचपन से ही बागवानी में रुचि थी। वे अपने मठ में बगीचे की तरह तरह के पौधे लगाते थे और उन पर प्रयोग करते थे। यानी वो तरह तरह के पौधे लगाते थे, उनको देखते थे, उन पर प्रयोग करते थे। उन्होंने सन 1856 में शुरू कर पूरे 12 साल तक अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर लगभग 10,000 प्रयोग किए। यानी कि उन्होंने बच्चों 12 साल क्या किया था, अपने मठ पर के का जो बगीचा था उसके मटर के पौधों पर उन्होंने 10,000 प्रयोग किए। देखिए, कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है और किसी चीज़ का सही पता करने के लिए कि कैसे है क्या है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर एक बार से आप किसी चीज़ से घबरा भी जाते हैं, घबरा गए, तो ये अच्छी बात नहीं। आप उससे लड़िए, यानी जब तक आप उसको पा न जाइए, यानी कि उसका पता करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था कि ये 12 साल तक इन्होंने बच्चों प्रयोग किया और ये उससे घबराए नहीं। उन्होंने 10,000 प्रयोग किया, मटर के पौधों पर 10,000 प्रयोग किया। फिर इसके बाद भी उन्होंने कई अन्य पौधों पर अपना प्रयोग जारी रखा और नियमित रूप से उसका लेखा जोखा पत्राचार द्वारा अपने समय के वनस्पतिविदों के साथ साझा करते रहे। मतलब उनके साथ जो भी वर्क कर रहे थे उनके साथ वो उसका साझा करे, उन्होंने उसको लिखा। फिर वे इस दिशा में किए गए अन्वैज्ञानिक जैसे डार्विन के प्रयोग के विवरण भी पढ़ते थे और उनकी विश्लेषण करते, यानी कि वो क्या करते थे, डार्विन के प्रयोग को भी पढ़ते थे, उसको समझते थे, उनका विश्लेषण करते थे। गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल के प्रयोग से हमें कई जानकारियां मिली। यानी कि किस तरीके से जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे। मेंडल के ने जो प्रयोग किया था उससे कई जानकारी मिली। मेंडल ने अपने प्रयोग के नतीजे के बारे में अनुमान लगाने व उसकी पुष्टि के लिए गणितीय को सम्मिलित किया। यानी कि उन्होंने क्या किया था, एक गणितीय गणनाओं को भी सम्मिलित किया था कि कैसे उन्होंने उसकी पुष्टि की और उन्होंने उस नतीजे पर पहुँचे। फिर मेंडल के प्रयोग और उनका उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा मेंडल के प्रयोग और उनका उद्देश्य। देखिए, मेंडल कोई ऐसा नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे जो समान रूप से विषम लक्षण यानी मटर के पीले और हरे रंग के बीज, बैंगनी और सफ़ेद फूल आदि के अनुवांशिकी के लिए लागू हो सके। यानी कि जब वो बच्चों नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, समान रूप से जो लक्षण थे, जैसे अलग अलग तरह के लक्षण, जैसे मटर के पीले रंग के बीज और हरे रंग के बीज दोनों डिफर थे, बैंगनी रंग के फूल और सफ़ेद फूल सब के लिए अनुवांशिकी के लिए लागू हो सके। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कैसे ये पहुंचते हैं इसके लिए लागू हो सके, इन सब नियम की वो क्या कर रहे थे, खोज करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही वो ये भी प्रयास कर रहे थे कि ये अनुमान लगाया जा सके कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों में कितनी विभिन्नताएं होती हैं। साथ में वो ये भी देख रहे थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों की कितनी विभिन्नताएं होती हैं, इसका भी क्या करे, पता लगाया जा सके। फिर मेंडल ने इसके लिए पहले तो मधुमक्खियों का प्रयोग शुरू किया। देखिए, उन्होंने सबसे पहले मेंडल ने जंतुओं पर प्रयोग किया था। क्या लिया था, मधुमक्खियों का प्रयोग। लेकिन फिर जंतुओं को छोड़कर पौधों का प्रयोग करने लगे, क्योंकि पौधों को संभालना आसान, किसी जंतु को संभालना आसान नहीं है किसके कंपेयर में, पौधों को। तो वो इतने सालों तक एक जंतु को संभालना आसान नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पौधों पर अपने प्रयोग को करने लगे। और उन्होंने पौधों के लिए, अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना था, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था, जिसका बॉटनिकल नाम है पायसम सटाइवम।
देखिए अपने प्रयोग से में उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया, जिसके लिए निम्न कारण थे। यानी मटर ही के पौधे क्यों लिए उन्होंने अपने प्रयोग के लिए, तो ज़रूर कुछ कारण रहे होंगे तभी ना। तो पहला कारण था कि मटर 1 वर्षीय पौधा है, यानी 1 साल में उगता है मटर, और तभी वो आपको फली वगैरह सब कुछ देता है। यानी 1 वर्षीय, यानी 1 वर्ष तक उसके पूरे कैरेक्टर को आप इजीली पता लगा सकते हैं कि इसमें अगली पीढ़ी से, पिछली पीढ़ी से इस पीढ़ी में जो पौधा उग रहा है इसमें क्या समानताएं आई और क्या विभिन्नताएं आई। जीवन चक्र छोटा होने के कारण उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। यानी कि जिसका जीवन चक्र छोटा होगा तभी ना आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर उसको सरलता से ईजिली आप उसको समझ पाएंगे, उसको देख पाएंगे। फिर इसमें पर परागण करवाया जा सकता है, जिससे संकरण होता है। सामान्यतः मटर में स्वपरागण व निषेचन होता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लक्षण शुद्ध बने रहते हैं। ये इनका पौधा द्विलिंगी होता है। यदि इनमें पुमंग हटा दिया जाए तो एक लिंगी के समान व्यवहार करता है। द्विलिंगी पौधे वो लिंगी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों पाए जाते हों। जैसे कि हमारा पुमंग जो है वो क्या है, मेल सेक्स आर्गन है, और बच्चों और हमारा जो ये जायांग है ये कैसा है, फीमेल सेक्स आर्गन है। यानी ये द्विलिंगी होते हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी दोनों सेक्स आर्गन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन योग होते हैं। फिर मटर में काफ़ी स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। फिर मेंडल द्वारा चुने गए मटर के कुछ विपरीत लक्षण निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे क्यों लिए, इसे आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 वर्षीय होता है, इसका जीवन चक्र छोटा होता है और इसको आसानी से, सरलता से इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसमें पर परागण करवाया जा सकता है, जिससे संकरण होता है। समानता मटर में स्वपरागण व निषेचन होता है, मतलब अपने से परागण होना और निषेचन होना, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें लक्षण जो हैं वो शुद्ध बने रहें। इसका पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी क्या, ये भी आपको समझाएं। यदि इसमें से पुमंग हटा दिया जाए तो ये एक लिंगी के समान व्यवहार करता है। संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन योग होते हैं। फिर मटर में काफ़ी स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं, और किस तरह से स्पष्ट विपरीत लक्षण थे इसको एक टेबल के थ्रू उन्होंने बताया भी था। जैसे बीजों का आकार अगर मटर में लेते हैं तो गोल होते हैं और झुर्रीदार होते हैं, ठीक। फिर बीजों का रंग जैसे पीला और हरा, तो 2 डिफरेंट करेक्टर हो गए, एक गोल हुआ एक झुर्रीदार हुआ, एक पीले रंग का है और एक हरे रंग का। फिर पुष्प का रंग बैंगनी है और सफ़ेद है। फली का आकार एक फूली हुई है, एक अंकुरित, यानी इस तरीके से दिख रही, चपटी हुई, चपटी से मतलब कि दबी हुई जैसे। फिर फली का रंग एक हरी है बच्चों और एक पीली है। यहाँ पर देखिएगा ऐसे दिया हुआ है। पुष्प की स्थिति कच्छक यानी एक्सिल है और अग्रस्थ यानी आगे की ओर है। फिर पौधों की लंबाई लंबा और छोटा, इस तरीके से कई लक्षण उन्होंने दिया कि अब यहाँ से देखिए ये पुष्प जो है अग्रस्थ मतलब आगे की ओर निकल रहा है, और कक्षस मतलब ये थोड़ा सा पीछे की ओर है, आगे की ओर ना होकर पीछे की ओर है। तो इसी तरीके से एक टर्मिनल पर है और एक एक्सिल पर है। और पौधों की लंबाई क्या, लंबा और छोटा, इस तरीके से कई कैरेक्टर लिए, यानी बीजों का रंग, बीजों का आकार, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधों की लंबाई, इस तरह से कई कैरेक्टर उन्होंने लिए अपने प्रयोग में। और मटर में कई कैरेक्टर भी थे विपरीत, जिससे वो आसानी से अपने प्रयोग को कर पाए। तो बच्चों उन्होंने क्या किया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में ख़ास व्यवस्था की थी, वे किसी प्रयोग में परपरागण होने देते थे। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग पहले सबसे पहले ये जान लिए परागण क्या, इसको आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे। यानी कि जैसे पौधों में जो पराग कण होते हैं जिनको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं का नर भाग जो है, जैसे पराग कोश से मादा भाग यानी कि वर्तिकाक पर स्थानांतरण यानी पहुंचना ही क्या कहलाता है, हमारा परागण कहलाता है, यानी पॉलिनेशन कहलाता है। यानी कि नर भाग यानी परागकोश एंथर से बच्चों मादा भाग वर्तिकाक पर परागकण का पहुंचना क्या कहलाता है, परागण यानी पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये जो है बच्चों दो जो पराग
पराग होते हैं परागण, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वपरागण होते हैं बच्चों, एक परपरागण होते हैं। तो उन्होंने अपने प्रयोग पर परपरागण होने दिया। क्या किया उन्होंने किया था? परपरागण होने दिया। तो सबसे पहले हम आपको स्वपरागण बता देते हैं। देखिए, स्वपरागण वो है जब परागण की क्रिया होती है तो किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है। यानी स्वपरागण में जैसे कि पुष्प के परागकोश से जो परागकण निकल रहा है वो उसी पौधे के पुष्प यानी वर्तिकाक पर पड़ता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्वपरागण। और परपरागण में बच्चों दो पौधे भाग लेते हैं। जैसे कि अगर एक पौधे का जो परागकण है वो दूसरे पौधे के वर्तिकाक पर पहुंचना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। तो इसको डिफरेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि जो उन्होंने अपने प्रयोग में परपरागण होने दिया, तो किसी प्रयोग में स्वपरागण, यानी कि वो अपने परागण जो पॉलिनेशन के दो प्रकार होते हैं, परपरागण एक स्वपरागण। तो उन्होंने क्या किया था? अपने किसी प्रयोग में तो परपरागण होने दिया और किसी में स्वपरागण। अब स्वपरागण आप समझ गए होंगे, यानी एक ही पौधों में जो है वो परागकोश से परागकण निकल कर उसी पौधे पर पहुँचे वर्तिकाक पर। और परपरागण में बच्चों दो पौधे भाग लेते हैं, यानी एक पौधे के परागकण निकल कर दूसरे पौधे के वर्तिकाक पर पहुँचते हैं। तो परपरागण से बने बीज यानी संकर बीज का अध्ययन अलग से आगे बढ़ाते। उन्होंने जो परपरागण कराते उसकी बीज जो होते यानी संकर बीज का जो स्टडी करते अध्ययन करते उसको आगे बढ़ाते। हर बार उस बीज को बनते तो उसको गिनते, यानी हर बार जो वो बीज बनते उसको काउंट करते गिनते, इनमें से कुछ बीज गिनकर बोते। वे इससे बनने वाले पौधे और उसके गुणों का लेखा जोखा रखते थे। अब एक यहाँ पर दिया है, संकर बीज प्राप्त करने के लिए वे परपरागण ही क्यों करा रहे थे। यानी तो और संकर बीज हमको किससे मिलता है? जब परपरागण कराते हैं तभी हमको संकर बीज मिलता है। यानी कि वो उसको परपरागण करा रहे थे। मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले गुणों का अध्ययन क्यों कर रहे थे? क्योंकि आसान था विपरीत गुणों के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पकड़ना आसान था कि कौन से पीढ़ी में किस तरीके कौन से गुण अब ट्रांसफ़र हुए, फिर उस पीढ़ी में कौन से गुण दब गए, अगली पीढ़ी में किस तरह के गुण ट्रांसफ़र हुए, इसको पकड़ना क्या था? आसान था। तो संकर बीज प्राप्त करने के लिए वो परपरागण ही करा रहे थे, क्योंकि परपरागण से ही हमको क्या मिल रहा था? संकर बीज प्राप्त हो रहे थे, इसीलिए वे उसको परपरागण करा रहे थे। फिर नेक्स्ट है हमारा, मेंडल ने प्रयोग के परिणाम क्या थे? बैंगनी व सफ़ेद फूल वाले पौधों के साथ प्रयोग के संदर्भ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के परिणाम में कौन कौन से लिया था? बैंगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधे उन्होंने अपने प्रयोग के संदर्भ में लिए। इसको देखते हैं। मटर के कुछ पौधों में बैंगनी फूल लगते हैं और कुछ में सफ़ेद। मेंडल ने सबसे पहले मटर की इन किस्मों के बीजों को बोकर पौधे उगाए। उन्होंने देखिए, मटर के कुछ पौधों में तो बैंगनी फूल लगते हैं, कुछ में सफ़ेद। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था? इन मटर के पौधों को चुना और इनके किस्म के बीजों को बोकर पौधे उगाए। जो इन बीज से जो पौधे निकले उनसे उनमें क्या, उनके फूलों में स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण अभी आप समझ रहे होते हैं, जो स्वपरागण होता है वो एक ही पौधे पर होता है, और परपरागण में दो पौधे भाग लेते हैं, स्वपरागण में एक ही उसी पौधे पर परागण होना, ये क्या कहलाता है? हमारा स्वपरागण। फिर इन पौधों में लगे फूलों में स्वपरागण होने दिया। हर बार फूलों के रंग के आधार पर उन्हें छांट लिया जाता, यानी कि बैंगनी और सफ़ेद फूल के आधार पर उसको छांटा जाता। ऐसा इतनी बार किया कि बैंगनी फूल वाले किस्म में बैंगनी फूल और सफ़ेद में सफ़ेद मिला। उन्होंने इतना छांटा कि बैंगनी फूल वाले जो पौधे थे उसमें उन्हें बैंगनी फूल और सफ़ेद किस्म के पौधे वाले जो पौधे थे उसमें सफ़ेद मिला। इस प्रकार मेंडल ने स्वपरागण कराकर ऐसे बैंगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधे तैयार किए जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही लक्षण दर्शाते। उन्होंने उसको इतना छांटा कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने कि हर मतलब छांटते गए कि बैंगनी फूल वाले
पौधे को छाटा, फिर उन्होंने अलग किया, फिर सफ़ेद फूल वाले पौधों को छाटा। तो इस प्रकार मेंडल उसमें स्वपरागण होने दिया और जब ऐसे बैंगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधे तैयार किए जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी लक्षणों को दर्शाते थे। उन्होंने इन पौधों को शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद माना, यानी कि हर जब छाटते गए सफ़ेद और बैंगनी रंग के फूल, तो फिर उस पीढ़ी में यानी कि बैंगनी फूल वाले पौधों से बैंगनी पुष्प वाले पौधे उनको मिलने लगे और वाइट फूल फ्लावर वाले पौधों से बच्चों उनको वाइट फ्लावर वाले पौधे उनको मिलने लगे। तो उन्होंने इसको क्या कर लिया था, शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद किस्म लिया था कि एकदम प्योर बैंगनी इसमें हमको मिलना है और प्योर सफ़ेद। इन किस्मों को मेंडल ने अपना इन किस्मों से मेंडल ने अपना प्रयोग प्रारंभ किया, यानी कि उसको छांट कर एकदम शुद्ध कर लिया, प्योर कर लिया, फिर आगे उन्होंने अपने प्रयोग को प्रारंभ किया। उन्होंने शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीज बोए। अब उन्होंने किसके बीज बोए थे, शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद, और उनमें परपरागण करवाया। इस तरह से जो संकर बीज बने उन्हें बोने पर जो पौधे बने उन सब में बैंगनी फूल लगे। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले तो मेंडल जब अपने प्रयोग को कर रहे थे तो दो विपरीत लक्षण उन्होंने लिया, एक बैंगनी रंग के फूल और एक सफ़ेद। फिर उसको लगातार बोते गए, स्वपरागण होने दिया, उससे उन्होंने शुद्ध किस्म तैयार कर ली, यानी शुद्ध बैंगनी फ्लावर वाले पौधों की किस्म और सफ़ेद फ्लावर वाले पौधों की किस्म। अब इन दोनों किस्म के जो शुद्ध थे बच्चों, उससे उन्होंने अपने प्रयोग को प्रारंभ किया, यानी प्रयोग को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीज को उन्होंने बोया। अब वो तो उनके प्योर थे एकदम, फिर बीज बोए। अब देख रहे हैं कि अब इसमें क्या होता है, यानी अगली पीढ़ी में किस तरीके से किस रंग के फ्लावर वाले पौधे मिलते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब पर परागण कराया, इस तरह से जो पौधे यानी संकर बीज बने, उन्हें बीज पर जो पौधे बने उन सब पर बैंगनी फूल लगे। उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी पर जो भी पौधे उगे वो देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, और इस तरह पूरे फिगर के थ्रू आपको बताया भी जा रहा है कि बैंगनी फूल के पुंकेसर को अलग किया, फिर सफ़ेद फूल के पुंकेसर में परपरागण से बैंगनी फूल के प्रतिगाह तक पहुँचाना, ये पैतृक पीढ़ी है। फिर हमारी क्या था कि अंडाशय हुआ, निषेचित उससे फली का परिपक्व होना, फिर फली से प्राप्त बीजों से उगना। ये सारे प्रयोग के बाद उन्होंने ये जो मिला, फिर उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में उनको क्या मिला कि सफ़ेद रंग के फ्लावर वाले पौधे उनको मिले। यहाँ पर इस तरीके से जो संकर बीज बने उसे बोने पर पौधे बने, इन सब में बैंगनी फूल लगे, यानी प्रथम पीढ़ी, जिसको उन्होंने क्या कहा था, F1 जनरेशन। ज़रा सोचिए कि बैंगनी और सफ़ेद बीज के रंग क्यों, कि बैंगनी और सफ़ेद के बीज का रंग क्यों नहीं बना होगा। अब आप ये भी बता सकते हैं कि बैंगनी और सफ़ेद को मिला दें तो इस तरह का रंग क्यों नहीं बना, यानी F1 में क्यों सिर्फ बैंगनी रंग के फूल ही मिले। फिर मेंडल ने जब F1 बैंगनी फूल वाले पौधों में स्वपरागण होने के से बीज बोए तो आश्चर्य हुआ कि अगली पीढ़ी यानी द्वितीय पीढ़ी F2 जनरेशन में सारे पौधों में बैंगनी फूल नहीं लगे। अभी तो F1 जनरेशन में उनको बच्चों सिर्फ बैंगनी रंग के फ्लावर वाले पौधे मिले। अब जो उस पौधों के पुष्प से जो बीज निकले या बीज बने, उससे क्या हुआ कि पौधों में उन्होंने बैंगनी फूल वाले पौधों में स्वपरागण उत्पन्न से बीज बोए तो आश्चर्य हुआ कि द्वितीय पीढ़ी यानी F2 जनरेशन में उनको सारे बैंगनी रंग के फूल नहीं मिले। उन्होंने देखा कि 929 पौधों में 705 पौधों पर बैंगनी फूल लगे और 224 पौधों पर सफ़ेद फूल लगे, यानी कि 929 पौधों पर उन्होंने देखा कि 705 प्लांट्स पर उन्होंने बैंगनी फूल देखे यानी वायलेट कलर के, और 224 पर उन्होंने वाइट कलर के फूल देखे। अब दो तरह के फूल वाले पौधे मिले, लेकिन बैंगनी फूल वाले पौधों की जो संख्या थी यानी ये नंबर्स में ज़्यादा थे, किसके कंपेयर में, सफ़ेद फूल वाले पौधों पे। इससे उन्हें अनुपात के रूप में देखा तो बैंगनी और सफ़ेद फूल के पौधों के बीच का अनुपात क्या था, 3:15:1 था। मेंडल ने अपने प्रयोग के अनुगुणों को लेकर
भी किए दूसरी पीढ़ी के सभी के विपरीत गुणों का अनुपात मेंडल 3:1 था। यानी कि उन्होंने ये प्रयोग अन्य गुणों को ले लिया भी, उससे भी देखा, और दूसरी पीढ़ी पर जो विपरीत गुणों का अनुपात था उनको क्या दी मिला, 3:1 था। इस टेबल को बच्चों आप लोग होमवर्क में इसको पढ़िएगा। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के परिणाम पर कुछ इस प्रकार थे, जैसे प्रयोग का उन्होंने पहला प्रयोग दिया, पौधों की संख्या 7324 के गुण जो थे प्रथम पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, उसका अनुपात, जैसे गोल और झुर्रीदार बीज का गुण उन्होंने लिया, तो प्रथम पीढ़ी में उनको सारे जो मिले वो सारे गोल कलर के बीज वाले पौधे मिले, और दूसरी पीढ़ी में बच्चों गोल और झुर्रीदार दोनों मिले। यानी कि गोल रंग के बीज कितने मिले और झुर्रीदार, इसको उन्होंने काउंट किया और इसका एक अनुपात भी निकाला। तो आप इसको, इस टेबल को होमवर्क में पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या प्रयोग में उन्होंने जो पौधों की संख्या ली उस पर क्या गुण लिया, और कितने प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ कि जो थे वो किस तरह के गुण वाले पौधे मिले, और दूसरी पीढ़ी में दोनों तरह के गुण वाले पौधे मिले और उसका अनुपात क्या था। इसको आप लोग इस टेबल में पढ़िएगा, बहुत आसान है, पूरा टेबल में आपके यहाँ पर दिया हुआ है। फिर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि दो विपरीत गुणों, जैसे फूलों के बैगनी और सफ़ेद रंग में से एक हावी और एक दब्बू होता। उन्होंने ये निष्कर्ष अभी तक टेबल में भी देखा, आप लोग इतने सारे गुण लिए, उस पहले में भी देखिएगा, और अभी उन्होंने जो प्रयोग, इससे पहले उन्होंने जो प्रयोग किया था बैगनी और सफ़ेद रंग, उसमें देखा कि एक जो गुण होता है बच्चों वो प्रथम पीढ़ी में हावी होता है F1 जनरेशन में, दूसरा क्या होता है, दूसरा दब्बू होता है। यानी कि पहले F1 जनरेशन में जो गुण हावी होगा वही प्रकट होगा, और जो दब्बू होगा वो दब जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, वो F2 जनरेशन में प्रकट हो गई, भले उसका रेशियो कम हो लेकिन वो आता ही आता है। फिर हावी गुण को प्रभावी उन्होंने कहा डोमिनेंट, और दब्बू गुण होने पे उन्होंने अप्रभावी यानी रेसेसिव कहा, क्योंकि हावी गुण की उपस्थिति में दूसरा का प्रभाव नज़र नहीं आता है। फूलों के रंग के मामले में बैगनी रंग प्रभावी रहता है और सफ़ेद रंग अप्रभावी। अगर फूलों के रंग के मामले में जाएंगे तो बैगनी रंग इसमें प्रभावी हो जाएगा, सफ़ेद अप्रभावी। जब किसी बीज में बैगनी और सफ़ेद दोनों कारक हों तो फूल का रंग बैगनी होता है, क्योंकि बैगनी रंग सफ़ेद को दबा देता है। यानी कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा डोमिनेंट, वो कमज़ोर को दबा देता है। यानी कहना चाहिए कि इसमें बैगनी रंग है वो ताकतवर है, किससे, सफ़ेद से, तो वो सफ़ेद को दबा देता है। सफ़ेद फूल आने के लिए ज़रूरी उसका कारक शुद्ध सफ़ेद हो, यानी सफ़ेद आने के लिए ज़रूरी है कि जो उसमें फैक्टर काम करे बच्चों वो शुद्ध सफ़ेद हो। कई पीढ़ियों तक इन प्रयोगों को करने पर हर पीढ़ी पर उन्होंने शुद्ध और संकर पौधों की संख्या में एक निश्चित अनुपात पाया। उन्होंने इस तरीके से वो प्रयोग करते रहे, प्रयोग करके उन्होंने देखा कि हर पीढ़ी पर उन्होंने एक निश्चित अनुपात पाया। अब यानी कि F1 जनरेशन में क्यों बैगनी रंग आए, तो उसमें एक उन्होंने ये अनुमान निकाला था कि जो सफ़ेद रंग बैगनी रंग है बच्चों वो डोमिनेंट है, किसके कंपेयर में, रेसेसिव में। यानी कि इसी को उन्होंने आगे प्रभाविता का नियम दिया था। क्या नियम दिया था इसको उन्होंने आगे, प्रभाविता का। इसको आप लोग बच्चों पढ़िएगा। मैं इस वीडियो में आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी आपके पास खुद भी होमवर्क करने को, असाइनमेंट कर बनाने को है, उसको अच्छे से बनाइए और अपने असाइनमेंट को टाइम पर जमा करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।